एडवांस जावा क्या है? एडवांस जावा मतलब जावा का वो एडिशन, जावा का वो वर्जन जिससे हम लोग वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। देखिए कोर जावा में मींस जावा का जो फर्स्ट पार्ट था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां से आपको समझ में आई जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए, उसको बोलते हैं जेएसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसका मतलब है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना सीख चुके हैं। तो इफ समवन आस्क यू जावा आती है क्या, तो अगर आपको जेएसई आती है तो आप कह सकते हैं कि हमें जावा आती है, बिकॉज जावा आप जान गए। लेकिन उसी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जिस तरह का डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं वो है वेब एप्लीकेशंस। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, यही एडवांस जावा में हम लोग पढ़ेंगे। जेईई मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन। हालांकि ये अब जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन हो चुका है, पहले ये जावा एंटरप्राइज एडिशन ही था। इसका रीजन बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, यही हमारा एडवांस जावा में टारगेट है। हम इस एडवांस जावा के कोर्स में डेटाबेस कनेक्टिविटी दैट इज जेडीबीसी, वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए सर्वलेट्स, जेएसपी, जेएसटीएल, ईएल, ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। अब समझ में तो आया सब एप्लीकेशन है क्या? एप्लीकेशन पढ़ेंगे लेकिन पता तो हो एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन का मतलब है एक ऐसी एप्लीकेशन जो एक सर्वर पे रन कर रही है। मींस आपने एक सर्वर कंप्यूटर पे, सर्वर कंप्यूटर जानते हैं? सर्वर कंप्यूटर कभी देखे हैं? सर्वर कंप्यूटर नहीं, कोई बात नहीं। सर्वर कंप्यूटर एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन जो आपके पास कंप्यूटर है वो है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उस कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत हाई होता है। उसका प्रोसेसर हाई होता है, उसका जो रैम है वो उस आपके पर्सनल कंप्यूटर से काफी ज्यादा बड़ी रहती है। उसके प्रोसेसर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत हाई रहता है। मतलब एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसने 24/7 ऑन रहना भाई, 24/7 ऑन रहता ही है, सालों साल तक ऑन रहना होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है। तो ये है कंप्यूटर ही, बट आपके पास जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है पीसी, और ये जो होता है सर्वर कंप्यूटर होता है। इनको मेन फ्रेम्स बोला जाता है जनरली। मेन फ्रेम्स सुना है? मेन फ्रेम्स तो वही होते हैं। आईबीएम सबसे बढ़िया कंपनी है मेन फ्रेम बनाने में, हालांकि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेन फ्रेम बिल्ड करती हैं। ये जो सर्वर कंप्यूटर होगा इसके अंदर अपन अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एप्लीकेशन को आप एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर अपने रख दिया, जिससे कि सर्वर उसे रन भी करेगा। जी, अ कंप्यूटर दैट सर्व योर वेबसाइट। वेबसाइट मतलब वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को वेबसाइट, ऐसे नॉर्मल भाषा में उसे वेबसाइट ही कहा जाता है। टेक्निकली हम वेब ऐप बोल रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट जो होती है उनको वेब ऐप कहा जाता है। मैं सब वर्ड आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, सारे डायनेमिक, स्टैटिक सब हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मैंने सर्वर में डिप्लॉय कर दी, फिर सर्वर इस एप्लीकेशन को सर्व करेगा। सर्वर एक तरीके से सर्व करने वाला। फिर अपने कंप्यूटर के ब्राउजर की मदद से अपन उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर वहां से एप्लीकेशन सर्व करके रेस्पॉन्स देगा। ब्राउज करेंगे ब्राउजर से। अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ब्राउज अ एप्लीकेशन इज ब्राउजर। अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व अ एप्लीकेशन इज सर्वर। अब सर्वर कोई कंप्यूटर नहीं होता है, एक्चुअल में सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इस कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस कंप्यूटर में मैं सर्वर सॉफ्टवेयर डाल दिया, इसीलिए इस कंप्यूटर को मैं सर्वर कंप्यूटर बोला। इस कंप्यूटर का है ये कंप्यूटर ही, बस का कॉन्फ़िगरेशन हाई है, और ये हमारे सर्वर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर सर्वर सॉफ्टवेयर हमारी वेब ऐप को चलाएगा। सर वेब ऐप को जो एग्जीक्यूट करेगा, जो सर्व करेगा, वो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इसमें डालना है। जावा के लिए उसका नाम है अपाचे टॉमकैट सर्वर सॉफ्टवेयर। अपाचे टॉमकैट सर्वर सॉफ्टवेयर मैं अपने इस कंप्यूटर में जैसे ही ऐड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा मतलब, फिर उसके बाद उस सर्वर में मेरी ऐप डिप्लॉय होगी, और फिर वो सॉफ्टवेयर मेरी ऐप को सर्व करेगा। तो जिस कंप्यूटर में सर्वर सॉफ्टवेयर डाला वही कंप्यूटर होगा सर्वर कंप्यूटर, और जो उस कंप्यूटर में ब्राउजर होगा वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, उसको बोलेंगे क्लाइंट कंप्यूटर। तो जिस कंप्यूटर में ब्राउजर है, जहां से वेबसाइट ब्राउज होगी, वेब एप्लीकेशन ब्राउज होगी, वो क्लाइंट, और जो सर्व कर रहा है कंप्यूटर वो सर्वर कंप्यूटर। रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो सर्वर कंप्यूटर्स अलग होते हैं, और क्लाइंट कंप्यूटर्स हम लोगों के कंप्यूटर्स है जहां से हम लोग वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग अपनी एप्लीकेशन को लाइव नहीं करेंगे, एकदम पहली क्लास में थोड़ा लाइव हो जाएगा। आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ एप्लीकेशन लाइव, बट वो लास्ट में रहेगा जब हम लोग को अच्छी खासी एप्लीकेशन बनानी आ जाएगी। तब तक मैं अपने ही कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल करूंगा और अपने ही कंप्यूटर के ब्राउजर से एक्सेस करूंगा। तो इसे बोलते हैं लोकल होस्टिंग।
लाइव होस्टिंग का मतलब है कि दोनों कंप्यूटर अलग अलग हैं, एक कंप्यूटर है जहां पर आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है सर्वर में और फिर आप किसी भी क्लाइंट से उसे एक्सेस करवा रहे हैं, तो मतलब लाइव होस्ट है, वो इंटरनेट की मदद से एक्सेस होगी। लेकिन अभी तो सर मैं अपने ही कंप्यूटर में अपाचे टॉमकैट सर्वर डाल दूंगा, फिर अपने ही कंप्यूटर के ब्राउजर से वेबसाइट को एक्सेस करूंगा, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा, बनाऊंगा भी मैं, एक्सेस मैं करूंगा, बिकॉज आई एम हियर टू लर्न हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन। तो टेस्ट वेस्ट करना तो बनता है ना भाई। फिर जब हम लोग सीख जाएंगे अच्छी खासी एप्लीकेशन बनाना, देन वी मेक इट लाइव। तब तक चलेगी लोकल होस्टिंग, और लोकल होस्टिंग के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होता है। ओके, तो अभी ये दोनों चीजें एक ही कंप्यूटर में होने वाली हैं। अपने ही कंप्यूटर के ब्राउजर से अपने ही कंप्यूटर के सर्वर की एप्लीकेशन को एक्सेस करा जाएगा, लोकल होस्टिंग यूज होगी। जो सर्वर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका नाम क्या है? अपाचे टॉमकैट। ऐसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर जावा के लिए आते हैं, जैसे एक आता है ओरेकल वेब लॉजिक, ओरेकल का ही आता है ग्लासफिश भी, ये भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स इजी टू यूज। तो हम लोग सर्वर कैसे अलग अलग बनाए गए हैं वो हमारा काम नहीं है। वी आर हियर टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन सर्वर। सर्वर बनाना काम हमारा नहीं है सर, तो इसलिए कोई भी सर्वर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इजी टू यूज होता है, बहुत लाइट वेट है, तो आसानी से काम हो जाएगा। सर्वर का कोई भी, जावा तो इंडिपेंडेंट है, जावा का हमें मतलब नहीं कि आप जावा के किस सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं। जावा का कोड लिखने का सिनेरियो, चाहे किसी जावा के किसी सर्वर पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करिए, जावा उसके लिए अलग नहीं है। ये नहीं सर ओरेकल के वेब लॉजिक पे करोगे तो अलग जावा पढ़नी पड़ेगी, वही जावा आपको पढ़नी है सर। सर्वर से कोई मतलब ऐसा जावा का। हाँ, ये बात जरूर है कि आप ऐसा नहीं कि पीएचपी के सर्वर पे जावा चला रहे हैं, तो जो सर्वर पीएचपी सपोर्ट करेगा वहां जावा नहीं चलने वाली है। जावा को सपोर्ट होने के लिए एक चीज चाहिए, जो भी जावा और कंटेनर का जब टॉपिक आएगा तो उसमें समझ में आएगा। बट ये क्लियर कर लीजिए कि जावा के सर्वर अलग होते हैं और हर लैंग्वेज के अपने अपने सर्वर है। जैसे .NET का अपना सर्वर है, IIS सर्वर, ASP.NET टेक्नोलॉजी उन्हीं सर्वर पे रन करती है। PHP का अपना सर्वर होता है सर, वैम्प, जैम्प और एम्प करके आते हैं, 3 अलग अलग है, अलग अलग ओएस के हिसाब से। PHP के अपने सर्वर है, वहां जावा नहीं चलेगी। IIS सर्वर पे जावा नहीं चलेगी। जावा के अपने सर्वर हैं, अपाचे टॉमकैट, ग्लासफिश, वेब लॉजिक, ज्यादा सर्वर जावा के हैं। अगर इंडस्ट्री में समझा जाए तो बहुत सारे सर्वर हैं जावा के, बट जावा इंडिपेंडेंट है सर उन सर्वर से। कह रहा है चाहे वो जावा के कितने भी सर्वर हो, जावा वही रहेगी जो आप पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन सर्वर, है ना। वेब एप्लीकेशन आर एक्सेस्ड बाय क्लाइंट, दैट मींस द ब्राउजर, थ्रू वेब ब्राउजर विद एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। एग्जांपल जीमेल, अमेज़न, यूट्यूब, ये सब क्या वेब एप्लीकेशंस हैं। और हमारा यही टारगेट है कि मैं आपको सिखाऊं कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं। जावा एडवांस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जावा के एडिशंस भी अलग अलग है बेटा। जैसे JSC का मतलब था जावा स्टैंडर्ड एडिशन, इसमें हम लोग ये कोर जावा की बात करते हैं, और इसका मतलब होता है कि हम लोग जावा पढ़ेंगे और कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इसमें हम लोग सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। एक और होता है दैट इज JME। JME का मतलब है जावा माइक्रो एडिशन। इसमें हम लोग माइक्रो डिवाइसेस के ऐप बनाते हैं, जैसे घड़ी का ऐप, जैसे एक राउटर का ऐप बना रहे हैं, टीवी सेटअप बॉक्स का ऐप बना दिए। इस तरह के माइक्रो डिवाइसेस के लिए जो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं वो JME के थ्रू बनती हैं। ये अलग है सर, इसमें IoT वगैरह यूज होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, IoT वगैरह इसमें कॉन्सेप्ट चलता है। ये अलग टेक्नोलॉजी है, अलग कोर्स भी है सर। हम एडवांस जावा में पढ़ेंगे क्या, ये वाला डेवलपमेंट, JEE, जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज एडिशन। अब हुआ ये कि सर ओरेकल ने इस एडिशन को हैंडओवर कर दिया इक्लिप्स फाउंडेशन को। इक्लिप्स फाउंडेशन इस पर्टिकुलर एडिशन पे काम करता है। इसके जो भी अपडेट्स होंगे वो हैंडल करते हैं, तो इसलिए वो जावा वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम हो गया जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन। बिकॉज ओरेकल ने हैंडओवर कर दिया इसको, या उसको दे दिया, बेच दिया, जो भी मर्जी समझ लो, तो इसलिए अब इसका नाम है, मतलब जावा वही है, बस नाम बदला है, सब चीजें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, बस नेम हैज बीन चेंज्ड। तो वही जावा पढ़ के आप एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे जो अब इक्लिप्स फाउंडेशन के अंडर में आता है, और इसे जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन बोलते हैं। टेक्नोलॉजीज में जावा ही यूज होगी, बस इस एडिशन को अब जकार्ता एडिशन, जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन बोला जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सर्वर तो समझ में आया क्या होता है सर्वर। सर्वर एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम में डल जाएगा, तो वही कंप्यूटर हो जाएगा सर्वर कंप्यूटर, और हमारी वेबसाइट को सर्व करेगा। वेबसाइट मतलब वेब एप्लीकेशन, क्योंकि वेबसाइट 2 तरह की होती हैं,
डायनेमिक वेबसाइट को बोलते हैं एप्लीकेशन, स्टैटिक वेबसाइट को एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं। अब ये सर स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनेमिक वेबसाइट क्या है, एक बार ये भी जान लो। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है एक ऐसी वेबसाइट जिसमें स्टैटिक पेजेस हैं, बस ऐसी वेबसाइट जिसमें स्टैटिक पेजेस हैं। स्टैटिक पेज मतलब एक HTML का बना बनाया पेज जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर सर्वर उसे ब्राउजर को दे देगा। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा एक HTML पेज की, मान लीजिए यहां से रिक्वेस्ट आई home.html की। अब home.html पे होम पेज की रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने HTML पेज ढूंढा अपने पास अपनी वेब ऐप में, वेबसाइट में। अब क्लाइंट ने यहां से एक home.html पेज की रिक्वेस्ट करी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट है, उसने कहा हाँ जी home.html है, उसने सीधे पेज रेस्पॉन्स में क्लाइंट को दे दिया। ना तो कोई इस पेज में कोई एग्जीक्यूशन हुआ, ना ही इस पेज में कोई डेटाबेस ट्रांजैक्शन होगी, ना ही इस पेज में कोई कैलकुलेशन होगी। सिंपल बना बनाया पेज जो सर्वर में रखा था, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे उसे दे दिया गया। स्टैटिक पेज जिसमें कंटेंट फिक्स है, ये वेरी नहीं करेगा सर। इस पेज को 50,000 लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे, सबको ये सेम आउटपुट मिलेगा इस पेज से। स्टैटिक पेज सिंपल HTML CSS या बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट लगी होगी, jQuery लगी होगी, लेकिन फिर भी ये स्टैटिक रहेगा। एक पेज जिसका कंटेंट फिक्स रहेगा, जिससे चेंज नहीं किया जा सकता, क्लाइंट उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा पेज से। सिंपल है। जैसे एक सलून की वेबसाइट पे आप पहुंच गए और उस वेबसाइट पे आपने क्या देखा कि यू कैन डू एनीथिंग। वहां पर सिंपल एक होम पेज है जिसमें उस सलून वाले का फोटो है, उसके बाल काटने के तरीके हैं, अबाउट अस में उसका फोन नंबर वगैरह है, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पे उसमें मैप वैप आ रहा है, लेकिन वो भी नेविगेट नहीं कर रहा, बस दिख रहा है कि हाँ ये यहां पर है। तो एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट हो गई, उससे क्लाइंट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बस वो पेजेस देख सकता है, दैट्स इट। और इस तरह की वेबसाइट बिजनेस नहीं कर पाती हैं। ये सिंपल एक फ्रंट एंड वेबसाइट हो जाएगी जिसमें कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि क्लाइंट कर ही क्या लेगा वेबसाइट पे आगे, ना तो ऑनलाइन बाल कटा सकता है उस सलून वाले से, ना कोई अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, वो भी फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह की वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या होगा कि ऐसी वेबसाइट जिसमें डायनेमिक पेज जनरेट करने वाला हेल्पिंग प्रोग्राम होगा। एक ऐसी वेबसाइट होगी जहां पर पेजेस बने बनाए नहीं होंगे, ऑन द फ्लाई बिल्ड होंगे। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट करी आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट ने पेज बना के दे दिया उसको, ऐसा कुछ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए। अब आपने अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट जो आप यूज कर रहे हैं उसमें देखा होगा कि आप एक दो पेज तो वहां स्टैटिक होते हैं। जैसे आप होम पेज पे आ गए तो उनका होम पेज आपको दिख गया जिसमें आपको बोला गया एंटर द रोल नंबर एंड फाइंड द रिजल्ट ऑफ योर्स। ऐसे एक पेज आपको दिखा, ये पेज सबको एक जैसा दिखेगा। तो ये जो होम पेज है दैट कैन बी अ स्टैटिक पेज, मानो स्टैटिक पेज है वो। छोटी वेबसाइट अगर है, वो ज्यादा बड़ी डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, तो एक पेज स्टैटिक छोड़ देते हैं। अब वो सबको एक जैसा दिख रहा है, जहां पर रोल नंबर एंटर कर रहे हैं वो वाला जो पेज है वो सबको एक जैसा दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही रोल नंबर एंटर करा तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई। अब जो आपकी वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन है, वहां पे आपके रोल नंबर के हिसाब से पेज बना नहीं हुआ इस बार। अब ये वेबसाइट डायनेमिक क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑन द फ्लाई पेज बनेगा। जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा रोल नंबर एंटर करके, तो तुरंत एक प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट होगा। ये इस प्रोग्राम को बोलते हैं हेल्पिंग प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, डेटाबेस से ट्रांजैक्शन करेगा और उसके बाद एक HTML पेज बिल्ड करेगा। यही प्रोग्राम डेटाबेस रोल नंबर के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया, उसका रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट को HTML पेज में बनाया और फिर आउटपुट में उसे दे दिया। अब इसने रिक्वेस्ट करी अपने रोल नंबर के हिसाब से, तो इसे आउटपुट मिलेगा अपने रोल नंबर के हिसाब से। अब जो दूसरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करा है उसे उसके रोल नंबर के हिसाब से पेज मिलके आएगा। तो यहां पर जो पेज इन दोनों को अलग अलग कंटेंट का मिला एक प्रोग्राम से, दैट इज डायनेमिक पेज एंड इट इज क्रिएटेड बाय हेल्पिंग प्रोग्राम। तो ये डायनेमिक पेज जनरेट करने का प्रोग्राम है। अगर ये है एक वेबसाइट में 1, 2, 10, 50 जितने भी हैं, तो वेबसाइट डायनेमिक है। और इस तरह की डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाएगी अलग अलग जॉब के लिए। मैं बहुत सारे हेल्पिंग प्रोग्राम बनाऊंगा और इसी एप्लीकेशन टाइप के एप्लीकेशन बनाने का को, इस तरह की एप्लीकेशन को एप्लीकेशन बोलते हैं और यही हमारा काम है इस पूरे कोर्स में पढ़ना है। ये जो छोटा सा आपको प्रोग्राम लग रहा है सर ये डायनासोर का अंडा है, ये लगे इतना सा प्रोग्राम बनाएंगे डायनासोर का अंडा है, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। इसी प्रोग्राम को बनाने में सर जावा का साउलेट्स, जो आप एडवांस जावा पढ़ने वाले हैं आगे, इसी प्रोग्राम में सर हम लोग JDBC लगा देंगे, इसी प्रोग्राम लगाएंगे JSP, GSTL, EL, कस्टम टैग्स, ये सब इसी में लगेगा। इसे और प्रोफेंसिक के साथ बिल्ड करना होगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगी। लेकिन सर ऐसा नहीं कि जावा इज ओनली टेक्नोलॉजी टू बिल्ड दिस प्रोग्राम। अपनी किसी भी डायनेमिक वेबसाइट में इस प्रोग्राम को अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं अवेलेबल, हम जावा में बनाएंगे क्योंकि हमने जावा पढ़ी है।
वैसे हमारे पास इसे बनाने के लिए PHP का ऑप्शन भी है, बट PHP कैन नॉट प्रोवाइड यू सच अ सिक्योरिटी। तो जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज की वेबसाइट हो गई, तो वो लोग अपनी वेबसाइट में डायनेमिकनेस ऐड करने के लिए, जैसे वेबसाइट में आप देखते होंगे उन लोग की वेबसाइट्स में क्या होता है कि न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं, या उस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि भाई बंदा जो है अपकमिंग बैचेस देख पा रहा है, तो वो इस तरह के जो वेबसाइट्स होंगी वो शायद PHP से बनवा लेंगे अपना, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। लेकिन PHP में सिक्योरिटीज के इश्यूज आएंगे, जैसे ही हाई स्केल एप्लीकेशन की बात आएगी तो PHP वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो वहां चाहिए फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि इस प्रोग्राम को आप पाइथन से बना सकते हैं जेंगो फ्रेमवर्क का यूज करके, बट वही बात है सर, पाइथन का अपना फीचर है। अगर हम बात करते हैं कि सर हाई सिक्योरिटी के साथ हमें बिल्ड करना है, तो जावा की बात आएगी सर। तो बना हम कई अदर टेक्नोलॉजी, ASP.NET से बना सकते हैं, वी हैव ASP टेक्नोलॉजी आल्सो, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, आप इसे यूज कर सकते हैं। बट ईस्ट और वेस्ट, जावा इज बेस्ट। मतलब जावा की मोनोपोली है सर इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने में सिक्योरिटी के साथ। जावा लैंग्वेज का अपना रनिंग एनवायरनमेंट है जो एक सिक्योरिटी इनबिल्ड रखता ही है, तो हम इसे जावा से बिल्ड करेंगे और जावा में वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना सीखेंगे। सर्वर साइड पे जो प्रोग्राम क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होकर पेज बना के देगा, ऑन द फ्लाई जो पेज बन रहे हैं, इस प्रोग्राम को बनाना ही बैकएंड कोडिंग करना होता है। कहते हैं ना व्हाट इज बैकएंड कोडिंग, तो दिस इज अ बैकएंड कोडिंग। ये HTML पेज जो क्लाइंट को दिखा, ये पेज फ्रंट एंड है, ये यूजर को दिखेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कोड पीछे लगा सर्वर में, दैट इज बैकएंड कोडिंग। और जावा इज अ बेस्ट बैकएंड टेक्नोलॉजी। जावा एक बहुत बढ़िया बैकएंड टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे फीचर के साथ। यही हम लोग एडवांस जावा में सीखेंगे। तो एप्लीकेशंस जिसमें हेल्पिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो डायनेमिक पेज जनरेट करते हैं, उन वेबसाइट्स को, उन एप्लीकेशन को डायनेमिक एप्लीकेशन या डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है। तो वेबसाइट दो तरह की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स जिसमें डायनेमिक कंटेंट नहीं होता है, जो पेज बना के रख दिया वही सबको दिख रहा है, नो क्लाइंट इंटरेक्शन, नो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, नो सिक्योरिटीज, दैट्स इट। बट द डायनेमिक वेबसाइट्स मतलब वेबसाइट्स जिनके अंदर हेल्पिंग प्रोग्राम्स है जो डायनेमिक पेजेस जनरेट कर सकते हैं। अगर जावा से बनाई गई होगी तो बढ़िया डायनेमिक पेज बनाया जा सकता है विद सिक्योरिटी। तो अब कुछ बातें सर्वर के बारे में कर लेते हैं और फिर बढ़िया पहली वेब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। सर्वर के बारे में बात कर लेते हैं। सर मैंने जैसा आपको बताया, सर्वर एक सॉफ्टवेयर होगा जो एक कंप्यूटर में डिप्लॉय किया जाएगा। जैसे अगर मैं इस वाले डायग्राम से बात समझूं तो सर्वर एक कंप्यूटर नहीं होता एग्जैक्टली, एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर में डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप उसे मेन फ्रेम्स में, जो मतलब मेगा कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें डालोगे, क्योंकि उसे 24/7 ऑन रहना है। आपने देखा जीमेल की वेबसाइट आप जब भी चाहो, जब सुबह शाम रात दोपहर कभी भी जाके एक्सेस करो, हमेशा होती है, क्योंकि जीमेल जिस कंप्यूटर पे डिप्लॉयड है वो हमारे तुम्हारे कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इनको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। वो डिप्लॉयड है एक मेन फ्रेम पे। मेन फ्रेम भी एक कंप्यूटर है बट हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वहां रखा गया, तो फिर उसी को सर्वर कंप्यूटर बोल देते हैं, ये सर्वर कंप्यूटर है। तो हम तो अपने ही कंप्यूटर में सर्वर डालेंगे सर, स्टार्टिंग में तय हुआ था लोकल होस्टिंग होगी तब तक अपने कंप्यूटर चलाएंगे। तो सर्वर एग्जैक्टली क्या है? सर्वर एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी वेबसाइट को एग्जीक्यूट कराएगा। जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो वही सॉफ्टवेयर होगा जो हमारी वेबसाइट के पेजेस को क्लाइंट को देगा कि भैया तुमने पेज रिक्वेस्ट करी है, मिल गया तो दे देगा, नहीं तो 404 पेज नॉट फाउंड, नहीं मिला तो पेज नॉट फाउंड, फिर पेज नॉट फाउंड मिल गया तो पेज दे देगा, ये ले पेज था भाई, तुमने रिक्वेस्ट करा था इसका। अब चाहे रिक्वेस्ट डायनेमिक पेज की आई हो चाहे वो स्टैटिक पेज की आई हो, सर्वर का काम है उन पेजेस को रेस्पॉन्ड में क्लाइंट को वापस करना, जिसने रिक्वेस्ट करी उसे मिलता है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। लेकिन सर्वर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कंटेनर। ये समझना जरूरी है। अब होता क्या है कि कंटेनर क्या है? कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा, सर्वर सॉफ्टवेयर, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर पेजेस को रेस्पॉन्ड करेगा, पेज को रेस्पॉन्स में देगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पेज को, सर्वर उस पेज को अपने अंदर ढूंढेगा, उस पेज को रेस्पॉन्ड में क्लाइंट को वापस कर देगा। ये तय हुआ, यही होगा ना? हाँ यही होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट एक हेल्पिंग प्रोग्राम की, मतलब डायनेमिक पेज जनरेट करने वाली की आई है या स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट आई है। अगर सर्वर के पास पेज की रिक्वेस्ट आती है लेकिन स्टैटिक पेज की आती है तो सर्वर करता है कुछ नहीं। सर्वर करता कुछ नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो बस उस पेज के नाम की, जिस मान लीजिए XYZ पेज की रिक्वेस्ट आ गई तो वो XYZ नाम के पेज की, अगर वो HTML पेज की रिक्वेस्ट है, स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट है, सर्वर कुछ नहीं करेगा। सर्वर उस पेज को ढूंढेगा अपने अंदर और मिल जाता है अगर, तो उस पेज को एज इट इज पूरे HTML को उड़ेल देगा क्लाइंट के ब्राउजर पे, मतलब रेस्पॉन्ड कर देगा और वो पूरा का पूरा ब्राउजर को दिख जाता है।
HTML हमेशा ब्राउजर रन करता है, सर्वर कैन नॉट रन HTML, सर्वर को HTML समझ में ना आता है और ना ही वो रन करता है उसको। अगर सर्वर को रिक्वेस्ट मिली स्टैटिक पेज की तो वो पूरा का पूरा पेज एज इट इज ब्राउजर को मिल जाता है, वो उसे डिस्प्ले कर लेता है जो उसमें लिखा होता है, दैट इज स्टैटिक कंटेंट। ओके, इन दैट केस सर्वर सॉफ्टवेयर इज डूइंग, रिक्वेस्ट पे रेस्पॉन्स भेज रहा है, अपना कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ना ही कोई इसमें कोई अलग से सर्वर का इंटरेक्शन है कुछ। ओके ओके, लेकिन अगर रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से डायनेमिक पेज जनरेट करने वाले हेल्पिंग प्रोग्राम की, जो डायनेमिक पेज जनरेट करता है, अगर उस पेज की रिक्वेस्ट आई है तो डायनेमिक वेब पेज की रिक्वेस्ट आती है तो क्या होता है कि वो पेज सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अब ये प्रोग्राम है, अब सर्वर ने इसे एग्जीक्यूट करना है। हाँ, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा में लिखेंगे, तो सर्वर का काम है डायनेमिक पेज की रिक्वेस्ट आने पर इस प्रोग्राम को, डायनेमिक जो प्रोग्राम है जो डायनेमिक पेज जनरेट करेगा उसको एग्जीक्यूट करे और उससे जो HTML बिल्ड होगा वो क्लाइंट को वापस दे। हाँ या ना, यही तय हुआ था। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर के अंदर होता है कंटेनर। कौन होता है? कंटेनर। इसको बोलते हैं वेब कंटेनर वैसे तो, लेकिन आप सिंपल वेब, जैसे सर्वर को बोलते हैं वेब सर्वर, तो इसके अंदर कंटेनर को बोलते हैं वेब कंटेनर। जैसे होता है ना ब्राउजर को बोलते हैं वेब ब्राउजर, मतलब टेक्निकली ब्राउजर नहीं होता है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वैसे सर्वर नहीं है, वो वेब सर्वर है। कंटेनर नहीं, वेब कंटेनर है। अब कंटेनर होता है सर्वर के अंदर। अब इसका काम यह है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर जो प्रोग्राम कॉल हुआ है उसे एग्जीक्यूट करे, कंटेनर काम है। उसमें डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो नहीं वो करे, सिक्योरिटी भी ऐड करता है सर। इस प्रोग्राम की सिक्योरिटी कंटेनर देता है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की एक लाइफ साइकिल होती है, वो सारी लाइफ साइकिल हैंडल करेगा कंटेनर। कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जो लाइफ साइकिल है मैं बताऊंगा सारी। इस प्रोग्राम को जब सॉलिड से बनाएंगे तो एक लाइफ साइकिल सिखाई जाएगी। उसको कंट्रोल करने का काम कंटेनर का ही है। कंटेनर वो एक तरीके से रनिंग एनवायरनमेंट रहेगा जहां पर आपका हेल्पिंग प्रोग्राम चल रहा है, वही होगा जो इसे चलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होने वाला है। सर्वर नहीं रन करता। बोलेंगे हम यही कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट में सर्वर ने डायनेमिक पेज जनरेट करने वाला प्रोग्राम चला के आउटपुट दिया, बट चलाएगा कंटेनर। तो कंटेनर का नीड मत भूलिएगा, कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सर्वर में इनबिल्ड होगा। तो कंटेनर प्रोवाइड्स अ रनिंग एनवायरनमेंट फॉर डायनेमिक वेब पेजेस। It performs many operations like life cycle management of this program execution. Multi-threading support करता है। 50 लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर दिए तो आपकी वेबसाइट पे एक हेल्पिंग प्रोग्राम है, मान लीजिए रोल नंबर लेकर उसे रिजल्ट दिखाने वाला। अब उस रोल नंबर से जो रोल नंबर लेता है, रिजल्ट देता है, अब उसको कॉल कर दिया 1 लाख लोगों ने एक साथ ही, इंटरनेट सब लोग बैठे एक बार में सब सबमिट बटन दबा दिए। ऐसा होता भी है सर। अब सर्वर की तो पुंगी बच जाएगी, लेकिन नहीं, सर्वर में होगा क्योंकि कंटेनर, तो कंटेनर एक मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है और उसके बिहाफ पे उसे सबके लिए एक साथ रेस्पॉन्ड में भेज पाता है। तो कंटेनर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने में रिस्पॉन्सिबल है, इसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैनेज करता है, मल्टी थ्रेडिंग सिक्योरिटी भी ऐड करता है कि कोई से ऐसे कहीं से भी हैक ना कर ले, उसकी सिक्योरिटी भी ऐड करता है सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में व्हाट इज कंटेनर एंड व्हाट इज वेब कंटेनर, व्हाट इज वेब सर्वर, तो वेब कंटेनर is a running environment for that the helping program you have created in Java, उसकी जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है उसके एग्जीक्यूशन की, उसको हैंडल करता है, उसको मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है और उस प्रोग्राम को रन करता है विद सिक्योरिटी। अब होता सर्वर के अंदर है इसलिए बोल देते हैं कि सर्वर कर रहा है, बट करता सर्वर के अंदर कंटेनर है जो आपके डायनेमिक पेजेस है उनके एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। अब ये कंटेनर हर सर्वर में नहीं होता है जावा का। अब PHP में जावा का है, PHP के सर्वर में XAMPP में या वैम्प में या एम्प में जावा, PHP के 3 सर्वर आते हैं, वहां जावा क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वहां कंटेनर नहीं होता है। अब ये जो कंटेनर है ये जावा का कंटेनर होता है जो कि जावा के ही सर्वर में होता है, जैसे वेब लॉजिक में है, टॉमकेट अपाचे में है, ऑटोमेटिकली है, हमें नहीं डालना है वहां पर। तो इसलिए जावा का बाइट कोड, जावा में बने हेल्पिंग प्रोग्राम्स वहां चल पाते हैं। अब IIS सर्वर होता है माइक्रोसॉफ्ट का एक, उसमें जावा नहीं चल पाएगी क्योंकि वहां ये कंटेनर नहीं है, वहां उनकी टेक्नोलॉजी का अपना कंटेनर है जो उनके कोड को समझता है। तो जावा ये नहीं कि सब दुनिया के हर सर्वर पे चल रहा है, नहीं, जावा वहीं चलेगा, उसी सर्वर पे रन करेगा जावा का हेल्पिंग प्रोग्राम जिस सर्वर में एक वेब कंटेनर होगा जावा वाला। और ये कुछ लिमिटेड सर्वर में है, और ये लिमिटेड सर बहुत ज्यादा नंबर है फिर भी। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट को तो एक ही सर्वर आता है बस, ओनली वन, जो भी उनका अपना है IIS सर्वर। जावा में तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि हर जगह जावा की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हर सर्वर पे नहीं चलती है। उसे चाहिए वही सर्वर जिसमें ये वेब कंटेनर होगा, और ये वेब कंटेनर जिस सर्वर में नहीं है
वहां हमारा जावा का एप्लीकेशन नहीं रन करेगा। अच्छी बात यह है कि जो सर्वर हम यूज करने वाले हैं अपाचे टॉमकैट, उसमें वो है। तो चलिए अब एक सर्वर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, पहली एप्लीकेशन बना के वहां डिप्लॉय करते हैं और ब्राउजर बन के एज ए ब्राउजर उस वेबसाइट को एक्सेस करके देखते हैं, करते हैं लोकल होस्टिंग और पहली एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं अपने ही कंप्यूटर से। ओके, ये मैंने लिखे हुए नाम सर्वर्स के, ऐसे ऑप्शंस हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, फ्रीली अवेलेबल है, बहुत लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपाचे टॉमकैट सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और फिर कैसे उसमें बनाएंगे पहली एप्लीकेशन, ये स्टार्ट होने वाला है अब। तो आप जाएंगे ब्राउजर पे, मतलब टाइप करें गूगल पे सिंपली अपाचे टॉमकैट डाउनलोड। अपाचे टॉमकैट डाउनलोड लिखने के बाद आपके सामने सबसे पहला जो वेबसाइट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, वो होगा tomcat.apache.org और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें 9th वाला वर्जन हम लोग डाउनलोड करेंगे, है ना, डाउनलोड वाले सेक्शन में 9th वाला। उसके बाद नीचे की साइड इधर आएंगे, यहां पर डाउनलोड करने के लिए ये वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक हियर। इससे कुछ 11 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो हमारा सर्वर सॉफ्टवेयर है। अब उसे इंस्टॉल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, 11 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये केवल विंडोज वालों के लिए सब जो चल रहा है अभी। अगर आपका लैपटॉप मैक है तो आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि मैक के लिए इस तरह का सर्वर नहीं आता है इंस्टॉलेबल मोड में। अब डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये अपाचे टॉमकैट का आइकन दिख रहा है, इसको इंस्टॉल करेंगे, इस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो यस यहां पर आ गया, इस पे क्लिक करा, फिर नेक्स्ट एंड आई एग्री और नेक्स्ट, यहां आके रुकना है सर। अब यहां पर हमें पोर्ट नंबर असाइन करना है अपने सर्वर को, क्योंकि 8080 पोर्ट नंबर जो यहां पर असाइन करा जा रहा है ये बहुत कॉमन पोर्ट नंबर है और किसी ना किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जब हम लोग अपने सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस डालेंगे, जो कि हम डालेंगे ही, तो वहां ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। मेरे साथ तो प्रॉब्लम होनी ही है, तो मैं तो चेंज कर ही रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी 8080 पे कोई और एप्लीकेशन चल रही हो, तो ये कॉन्फ्लिक्शन ना हो, इसीलिए मैं इसको बदल दे रहा हूं और इसमें अपनी चॉइस से 8585 कर रहा हूं। तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, आप 1024 से लेकर 5535 के बीच का कोई भी नंबर चुन सकते हैं। हालांकि जो पोर्ट नंबर्स की रेंज है वो 0 से 5535 तक होती है, लेकिन 1024 तक 0 से लेकर वो रिजर्व पोर्ट नंबर है, वो आप नहीं यूज कर पाएंगे, उसके बाद कोई भी यूज करो। हाँ ध्यान रहे, माइस्क्यूएल में पोर्ट नंबर यूज होगा, दैट इज 3306, वो मत रख देना क्योंकि वो माइस्क्यूएल में यूज होगा। चंगा, बट जो भी रखो याद रखना कि सर मैं भूल गया, रख दिया कुछ तो मैंने, ऐसा मत करना, याद रखना। अच्छा, एक आईडी पासवर्ड भी देना होगा यहाँ पर, जो हमारे सर्वर में लॉगिन करने के लिए यूज होगा, वो भी याद रखना होगा आपको, यहाँ लिख के भूल मत जाइएगा। तो यहाँ मैंने सिंपली इन कैप रख दिया, इसे तो आप नहीं भूलोगे। बाद में मेरे पास ये नहीं आया जब मैं सर्वर का आईडी पासवर्ड भूल गया तो क्या करूं, तो कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर भूल जाओगे आईडी पासवर्ड। तो इनकैप मैंने आईडी पासवर्ड रखते हुए इसे नेक्स्ट करा। अब ये आपके सिस्टम से जेडीके अपने आप उठा लेगा। आपके कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले। अब आप कोर जावा पढ़ के आए हो तो आपके सिस्टम में जेडीके ऑलरेडी होगा ही, जो भी वर्जन का होगा। हो सकता है आपके सिस्टम में जेडीके 16 का हो, 15 का हो, 14 का हो, अगर पहले बहुत पहले आपने जावा पढ़ी है मेरे से या कहीं से भी, तो जो भी जेडीके वर्जन आपका होगा वो अपने आप यहाँ पे लिंक हो जाएगा। डन, अपने आप हो जाएगा। बाकी नहीं हो रहा है तो आप ब्राउज करके यहाँ पे जो बटन है डॉट डॉट, इस पे ब्राउज करके इसे लिंक करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे और फिर कर देंगे नेक्स्ट इंस्टॉल। सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, कह रहा है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली है। फिनिश करते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आपका शट डाउन होगा तो सर्वर ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन होगा कल को तो अपने से सर्वर ऑन होगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा सर्वर जब भी मेरा कंप्यूटर ऑन हो तो उसके साथ साथ अपने आप ऑन हो जाया करे। तो उसका जो स्टार्टअप टाइप है वो मैनुअल है, आपको हर रोज सिस्टम के साथ साथ सर्वर अलग से ऑन करना पड़ेगा और ये एक बड़ी जॉब हो जाएगी आगे चलकर। क्यों कई बार क्या ना, एक बार गलती से आप सर्वर ऑन करना भूल गए, अपने रात को कोडिंग करके सोए, सुबह उठे सीधे कंप्यूटर ऑन करके वेब चलाने लग गए, चल ही नहीं रही। आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, क्या होगा, आपको लग रहा कंप्यूटर खराब हो गया, सर्वर ऑन नहीं करे हो। तो ये छोटी सी चीज है, भूल जाता है इंसान कई बार। तो ऐसा करते हैं कि सर्वर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देते हैं, मतलब जब कंप्यूटर ऑन हो तो सर्वर अपने आप ऑन हो जाया करे। इससे उसे भूलने का चापा ही खत्म। ये मैं पहले कर देता हूं इसीलिए, क्योंकि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो सर्वर इंस्टॉल तो हो गया है, लेट्स मेक इट
ऑटोमेटिक स्टार्टअप। ओके, अब उसके लिए कैसे करेंगे ऑटोमेटिक स्टार्टअप के लिए? तो आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में और टाइप करना है सर्विसेज। जैसे आप सर्विसेज टाइप करेंगे तो एक सर्विसेज का एक ऐसे सर्विस ऐप करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपाचे टॉमकैट चमचमाता हुआ दिख जाएगा। इसका जो स्टार्टअप टाइप अभी मैनुअल है, आप यहां पढ़ सकते हैं मैनुअल। तो लेट्स मेक इट स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक, जैसे कि कंप्यूटर जब भी मेरा ऑन हो तो सर्वर साथ में ऑन हो जाया करे, रोज रोज अलग से ऑन नहीं करना मुझे। प्रॉपर्टी में जाइए, स्टार्टअप टाइप को मैनुअल से ऑटोमेटिक कर दीजिए। दो ऑप्शन है ऑटोमेटिक में, एक डिले भी है और एक सिंपल है, तो सिंपल वाला करना, डिले नहीं चाहिए लाइफ में। ओके करेंगे और यहां पर ऑटोमेटिक सेटअप हो गया। मेक श्योर करें कि स्टेटस रनिंग आ रहा हो। रनिंग नहीं आ रहा तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा उस समय, तो स्टार्ट रनिंग कर लेना। मतलब ऐसे से ऑटोमेटिक स्टार्ट छोड़ गए, ऑटोमेटिक तो स्टार्टअप कर दिए लेकिन रनिंग नहीं है, तो फिर से नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक बार तो रनिंग करो, फिर तो अपने आप ले लिया करेगा, सिस्टम के साथ ऑन हो जाया करेगा। ओके, चलिए सर्वर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इज डन। लेट्स चेक इट आउट कि सर्वर में लॉगिन वॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं सिस्टम में सर्वर सही से चल भी रहा है कि नहीं। इंस्टॉल तो कर दिए, क्या मेरे कंप्यूटर में सर्वर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। चलिए ब्राउजर, देखो सर्वर सॉफ्टवेयर है तो ब्राउजर से एक्सेस होता है। तो मैंने ब्राउजर ओपन करा और यहां लिखा लोकल होस्ट कोलन 8585, लोकल होस्ट कोलन 8585, ये ही लिखना है सर, कुछ और ऑप्शन नहीं आपके पास, मतलब पोर्ट नंबर जो आपने दिया हो, और एंटर प्रेस करिए। अगर ये पेज आ गया, ये वाला पेज आ गया, तो मतलब आपके कंप्यूटर में सर्वर मस्त इंस्टॉल हो गया है। और अगर एरर आ गया 404, दैट मीन्स आपके सिस्टम में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली हुई नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा मैनेजर ऐप, कैन यू सी दैट द बटन, द सेकंड बटन बीच वाला, मैनेजर ऐप पे आपने क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन के लिए बोलेगा और यहाँ पर वही आईडी पासवर्ड आपने डालने हैं जो आप इंस्टॉल करते हुए डाले थे। इन कैप रखा था मैंने, आपने जो रखा हो वो रखिए, एंटर। और आपके सामने इस तरीके से एक टॉमकैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर करके दिख जाएगा। ये वो पेज रहेगा जहां से हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय और अनडिप्लॉय करा करेंगे। ये वो पेज है जहां से हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय अनडिप्लॉय होंगी। एप्लीकेशन बनाई नहीं अभी तक, जी हां, अब इसको कर देंगे यहां से बंद और बनाएंगे पहली वेब एप्लीकेशन अब। लेकिन सर एप्लीकेशन बनाने का अपना स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना होता है। अब ये कोई सिंपल जावा का प्रोग्राम नहीं है जो रन करा लिया वॉइड में डाल के। एक एप्लीकेशन है और यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होगा सर्वर के लिए, क्योंकि सर्वर ने रन करना, हमारी एप्लीकेशन रन कौन करेगा? सर्वर। तो वी हैव टू राइट, वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू बिल्ड द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सर्वर नीड्स, अकॉर्डिंग टू सर्वर स्ट्रक्चर, बिकॉज चलाना तो इन दैट नहीं है ना। ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, तो हमें सारा का सारा एप्लीकेशन बनाने का स्ट्रक्चर सर्वर के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। जावा के सर्वर के अकॉर्डिंग जब भी कोई एप्लीकेशन बनेगा तो वो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाया जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ जावा फॉर योर वेब एप्लीकेशन। तो हमें ये वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना है जब भी हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जावा में कभी भी। और ये क्यों ऐसा क्यों सर? ये क्यों? क्योंकि जावा का जो सर्वर है उसे पता होना चाहिए ना सर हमारा HTML कहाँ है। अगर आपकी वेबसाइट में HTML यूज हुआ है, जावा यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, कोई और टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, तो सर्वर को पता तो हो कि किस वाले पेज की रिक्वेस्ट पे पेज कहाँ ढूंढना है। आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी मर्जी से फाइलें बना के सर्वर में ऐसे पोर्टली बना के डाल दिए और सर्वर को पता ही नहीं कौन फाइल कहाँ ढूंढनी है, तो क्या हमारा सर्वर एग्जीक्यूट कर पाएगा हमारे एप्लीकेशन को? तो इसलिए सर्वर ने कहा है कि मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो फॉलो करो। PHP में PHP के साथ फॉलो करते हैं, पाइथन में पाइथन के साथ फॉलो करते हैं, जावा में जावा के हिसाब से फॉलो करते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको हर वेब एप्लीकेशन बनाने में फॉलो करना है, तभी आपका सर्वर आपकी एप्लीकेशन को एक सही डिप्लॉयमेंट बोलेगा और फिर उसका चलाएगा भी। अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया इस स्ट्रक्चर में तो आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय ही नहीं होगी, डिप्लॉयमेंट फॉल्स आ जाएगा और आगे तो भूल ही जाओ फिर कुछ हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नाउ दैट इज प्रोवाइडेड बाय जावा सर्वर्स and we have to follow because we want to deploy the application on Java server now. Okay? तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है एक फोल्डर से जिसको बोलते हैं पब्लिक फोल्डर। मतलब जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको एक पब्लिक फोल्डर बनाना होगा। उस पब्लिक फोल्डर का नाम कुछ भी रखिए, इनफैक्ट अपने प्रोजेक्ट के नाम पे रखिए। मान लीजिए आप
गाना चलाने की ऐप बना रहे हैं, उसका आपने एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, गाना उस पर हम लोग जो है चलाएंगे, उसका नाम आपने सोच लिया कि नाम रखेंगे क्या, saregama.com। ठीक है, सारेगामा का मन था भाई। तो आपका जो पब्लिक फोल्डर का नाम होगा वो होगा सारेगामा। ओके, तो पब्लिक फोल्डर का नाम पब्लिक फोल्डर नहीं होता है, पब्लिक फोल्डर वो फोल्डर है जहां पर आपके पूरी वेब एप्लीकेशन का सारा कोड होने वाला है उस फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर आपको बनाना है सर, किसी सेफ ड्राइव में बनाइएगा, जैसे उड़ ना जाए कंप्यूटर के किसी दिन वायरस आने से, तो एक सेफ ड्राइव में डी कहीं भी हम लोग चूज कर लेंगे, बना लेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट अ पब्लिक फोल्डर फर्स्ट, और उसका नाम रख देंगे प्रोजेक्ट के नाम से। अब उस फोल्डर के अंदर आपको बनाना होगा एक और फोल्डर, और वो कंपलसरी है, उसका नाम होना चाहिए वेब आईएनएफ। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, ये कंपलसरी है, इसी नाम से होना चाहिए, इसकी फुल होती है वेबसाइट इन्फॉर्मेशन वेब आईएनएफ। कैपिटल में ही होना चाहिए, बीच में हाइफन है तो हाइफन होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं, हाइफन ही होना चाहिए, इट इज कंपलसरी। और उसका नाम वेब आईएनएफ ही होना चाहिए, क्योंकि सर्वर जब एप्लीकेशन रन कराएगा तो इसी फोल्डर पे जाकर फाइलें ढूंढेगा। कौन सी फाइलें? हेल्पिंग प्रोग्राम को इसी फोल्डर में ढूंढेगा। आगे चलकर हम लोग इसमें यूज करेंगे एक XML टेक्नोलॉजी, वो भी इसी फोल्डर में ढूंढी जाएगी। जो भी आपके प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज होगी, वो भी इसी फोल्डर में ढूंढी जाएगी। इस फोल्डर के पैरेलल में रखना है आपको सारे स्टैटिक पेजेस, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कहां रखेंगे आप? वेब एनएफ के पैरेलल में, अंदर नहीं, वेब एनएफ के पैरेलल में। यही स्टैंडर्ड है, क्योंकि सर्वर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट आएगा तो वो सर्वर आपके स्टैटिक पेजेस को वेब आईएनएफ के पैरेलल में ही ढूंढेगा, तो तुम्हें उन्हें पैरेलल में ही रखना है। तुम अपने स्टैटिक पेजेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर वेब आईएनएफ के अंदर रख दोगे, नहीं चलेंगे, तो बाहर रखना है। पोजीशंस फिक्स्ड हैं, दैट इज अ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो। समझ में आ रहा है ना कि क्यों फॉलो करना है स्ट्रक्चर ये? क्योंकि जो इस कोड को चलाएगा उसे पता तो हो फाइलें कहाँ रखी हैं। तुम अपने हिसाब से कहीं भी रख के छोड़ दिए तो रन टाइम पे जब वो कैसे कर पाएगा? सिंपल सी बात, तुम्हें पता होना चाहिए रन कराना, तो भाई जो रन कराएगा उसे पता, तो इसलिए हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सारे स्टैटिक फाइल्स यहाँ जाएंगी। वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर क्या होगा? दो फोल्डर होंगे, एक होगा क्लासेस और एक लिब। अच्छा, वेब आईएनएफ में कैपिटल होना चाहिए सारा, स्मॉल हो गया तो चलेगा नहीं, और ये दोनों स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल हो गया तो नहीं चलेंगे। क्लासेस फोल्डर में रखेंगे वो सारे हेल्पिंग प्रोग्राम जो आपने बनाए हैं, डायनेमिक पेज वाले, मतलब सारा जावा का कोड होगा इधर, वो सारे बाइट कोड जो होंगे आपके यहाँ होंगे हेल्पिंग प्रोग्राम्स। लिब वाले फोल्डर में वो फाइलें होंगी जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, जो आप एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करोगे, जैसे आगे चलकर डेटाबेस आएगा तो ड्राइवर वगैरह आएंगे, नहीं तो खाली रखो तब तक। अगर आपकी कोई लाइब्रेरी यूज नहीं हो रही तो खाली रखो। एक फाइल आपको बनानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, अभी नहीं है, तो बस बता दिया क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये स्मॉल लेटर में वेब एक्सएमएल फाइल होती है, web.xml फाइल आपको बनानी पड़ेगी, चाहे अंदर इसे खाली रखो। हालांकि इसे बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये कंपलसरी होने वाला है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि स्टार्टिंग से बना के चलो, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो सर, सॉलिड तो बनाओगे ही, जब सॉलिड एप्लीकेशन बनेगा, हेल्पिंग प्रोग्राम जब सॉलिड बनेगा तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस फाइल को हमेशा बना के चलें, लेकिन इसे नहीं बनाएंगे तब भी आपकी वेबसाइट रन कर जाएगी। और आज तो जरूरत भी नहीं है सर, आज तो हम लोग अभी डायनेमिक प्रोग्राम बनाएंगे भी नहीं, आज वो तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो बेसिक वेबसाइट होगी सिंपल स्टैटिक पेजेस की। देखिए आज का टारगेट बस ये है कि सर्वर में एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी आ जाए और ब्राउजर से एक्सेस करनी आ जाए लोकल होस्टिंग में। डायनेमिक भी डालेंगे बाद में। तरीका तो समझ में आया ना, कैसे एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, कैसे ब्राउजर से ब्राउज होती है, ये स्टेप्स आ गए एक बार तो फिर डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना बिल्ड करूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टेप्स है जो आपको जरूरत पड़ेगी हर बार। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो चलिए अब इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। अभी क्या होगा, दो पेज की वेबसाइट होगी बस। पहला पेज द फर्स्ट .html, दूसरा सेकंड .html। पहला सेकंड कॉल करेगा, सेकंड वाला पहले कॉल करेगा, बस दो पेज की वेबसाइट होगी सिंपल। स्टैटिक पेज होंगे केवल, डायनेमिक कभी कुछ है ही नहीं। ये फोल्डर और ये दोनों खाली रहेंगे। अभी स्टैटिक पेजेस ही अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे हमारे सर्वर में चल रहे हैं तो मतलब हमको वेबसाइट बनाना डिप्लॉय करना आ गया है। बाकी जो डायनेमिक पेज कैसे ऐड करेंगे वो आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। एनी डाउट? नो डाउट। तो अब हम चूज कर लेते हैं कि हम अपनी वेब एप्लीकेशन कहां बनाएंगे। तो मैंने चूज कर लिया, तो मैंने यहाँ एक एडवांस जावा नाम का फोल्डर बनाया और डिसाइड करा कि मैं यहां पर अपनी वेब एप्लीकेशन बिल्ड करूंगा। अभी यहाँ कुछ नहीं है, सब खाली कर दिया मैंने। सो आई विल क्रिएट द फर्स्ट वेब एप्लीकेशन हियर एंड देन आई विल डिप्लॉय इट टू द सर्वर। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले राइट क्लिक करा और एक पब्लिक फोल्डर बनाया, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट भी है। आप यहाँ पर नाम दे दीजिए कुछ भी, तो मैं तो फर्स्ट ऐप दूंगा नाम, आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने एक नाम जो है इसे फर्स्ट ऐप नाम दे दिया। नाम देते वक्त पहला वर्ड लेटर कैपिटल अच्छा होता, रूल तो है नहीं, तो अपन इस तरीके से करें। जब पहले एप्लीकेशन का पब्लिक फोल्डर बन गया तो अब इसके अंदर आएंगे। पब्लिक फोल्डर बन गया, अब इसके अंदर बनाओ एक और फोल्डर। फोल्डर का नाम रहे कैपिटल में हाँ, web-inf। ना तो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा, ना एक कैरेक्टर कम, ना स्मॉल, सिर्फ कैपिटल। इस web-inf वाले फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनेंगे। स्मॉल लेटर में मेक इट क्लियर, स्मॉल लेटर में क्लासेस, और एक फोल्डर और जिसका नाम रहेगा लिब। ये दोनों फोल्डर खाली रहेंगे लेकिन अभी बनेंगे। ये फोल्डर बन गए, अब फाइल्स बनाएंगे सर। हमारी वेबसाइट में दो स्टैटिक पेज होंगे अभी, एक first.html, एक second.html। HTML कहां लिखना है, web-inf के पैरेलल में, इथे यहां पे। और एक फाइल बनानी है अभी web-xml, जो यहां लिखी जाएगी, वो भी खाली रहेगी लेकिन उसे स्टैंडर्ड के तौर पर बनाना होता है। उसमें क्या लिखेंगे बाद की बात है, दैट इज व्हाट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो अभी खाली रखेंगे लेकिन लिखेंगे। तो तीन फाइल बनाऊंगा, एक first.html, एक second.html और एक web.xml। HTML के नाम आप जो मर्जी रख लो, लेकिन सर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नाम web-xml ही होगा। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो भी एडिटर आपके पास है, मेरे पास VSC है तो मैं VSC ओपन कर लेता हूं, आपके पास नोटपैड++ करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल में जाकर एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक, और यहाँ पर HTML कोड लिखेंगे, ठीक है। तो पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। कहां पर, वहीं सेव करना जहां आपने जो है बनाया फोल्डर, एडवांस जावा में फर्स्ट ऐप के अंदर web-inf के पहले, इसके अंदर मत जाना, इसके पैरेलल में, और इसे नाम दे दीजिए first.html। first.html पूरा लिखना ना भूलें, पूरा लिखेगा और सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ दिख रहा है डी ड्राइव में एडवांस जावा फर्स्ट ऐप के अंदर first.html का कोड है ये। अब यहाँ बेसिक HTML लिखूंगा बस, जो दूसरे पेज को कॉल करेगा। क्या लिखना है, सबसे पहले HTML का रूल है डॉक टाइप, उसके बाद HTML टैग, फिर एक टाइटल के लिए हेड टैग डाल दे रहे हैं, टाइटल हो गया लाइक माय फर्स्ट पेज, कुछ भी जो अच्छा लगे। उसके बाद बॉडी, और बॉडी में हम लिखेंगे अभी एक हेडिंग जिसमें लिखा होगा वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, बहुत बढ़िया। फिर एक पैराग्राफ टैग डाल रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट पेज। एक पैराग्राफ और डाल रहा हूँ जिसमें लिख दिया मैंने दिस इज राहुल चौहान। एक हाइपरलिंक ऐड करूंगा, हाइपरलिंक जो दूसरे पेज को कॉल करेगा, जिसमें लिखा होगा सेकंड पेज, और यहाँ पे कॉल भी कर देंगे second.html को। तो बड़ी आसानी से एक पूरा HTML लिख दिया गया है, जो हमारी वेबसाइट का पहला HTML पेज है। स्टैटिक पेज है सर, अभी सिंपल HTML आपके सामने है। तो जैसे पहला पेज बनाया वैसे सेकंड पेज बना देंगे। पेज का नाम क्या रहेगा, second.html। पहले को कॉपी करके पेस्ट कर दिए हम। अब जो दूसरा पेज होगा इसे ओपन करके इसमें वैल्यू बदल देते हैं। जैसे माय फर्स्ट पेज की जगह टाइटल लिख दिए माय सेकंड पेज, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट यहाँ लिख देंगे दिस इज माय सेकंड पेज, और दिस इज राहुल चौहान की जगह यहाँ लिख देते हैं आई लव माय इंडिया। सेकंड की जगह एक से कॉल करेगा, ये फर्स्ट को कॉल कर लेगा, फर्स्ट पेज को कॉल करेगा, फर्स्ट पेज सेकंड को, सेकंड फर्स्ट को। इस तरीके से पेज में लिंक हो जाएंगे दोनों, वेबसाइट में दोनों पेज लिंक हो जाएंगे। ये दोनों पेज हमने बनाने हैं, पहला पेज दूसरा पेज, पहला पेज दूसरा पेज। दोनों पेज बनने के बाद एक पेज और बनाना है जो यहाँ पर आएगा, दैट इज XML फाइल। उसे सेव कर देना है कहाँ पे, web-inf के अंदर। किस नाम से, स्मॉल लेटर में web.xml लिखना ना भूले, प्रॉपर web.xml स्मॉल लेटर में लिखना है। और यहाँ लिखना है बस एक टैग लगाना है, वेब टैग, वेब ऐप टैग, वेब ऐप, बस ये ओपन क्लोज होगा, बस अंदर कुछ नहीं लिखना, बाद में आएगा इसके अंदर, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है। तो ये तीन फाइल हो गई हैं, फाइल्स तैयार हैं। देखिए एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट जॉब है वो है कि इस एप्लीकेशन में जो भी पेजेस हैं, अभी डायनेमिक तो एक भी नहीं है, स्टैटिक पेज है दो, लेकिन डिप्लॉय करने का तरीका चाहे वो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का हो, चाहे वो स्टैटिक वेब पेजेस की वेब एप्लीकेशन आपकी, वो सेम ही रहता है। तो डिप्लॉयमेंट पे फोकस है सर, वो समझना कैसे होता है। तो अब मुझे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है सर्वर में, जो सर्वर मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन सर ये बहुत देर से लॉगिन हो रखा है ना, तो ये भी इसका सेशन आउट हो गया होगा। चलो हुआ नहीं, आधे घंटे बाद ना सेशन आउट हो जाता है अपने आप, तो एक मैसेज आपको मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, वापस जाके
लॉगिन करना होता है उस केस में। अब इस एप्लीकेशन के कोड को डिप्लॉय कैसे करते हैं? तो डिप्लॉय करने के लिए हमें बनाना होता है इस एप्लीकेशन को एक वार फाइल में। वी हैव टू क्रिएट अ वार फाइल ऑफ द कंप्लीट पब्लिक फोल्डर कंटेंट। हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है उसका सारा मतलब ये सारा का सारा एक वार फाइल में हमें स्टोर करना है, कन्वर्ट करना है, और फिर वो वार फाइल डिप्लॉय होती है। मतलब फोल्डर डिप्लॉय नहीं होता है सर्वर में, वार फाइल डिप्लॉय। वार फाइल का मतलब क्या है? वार की फुल फॉर्म होती है वेब आर्चिव, WAR, वार फाइल बनती है। जैसे कोर जावा में हम लोग जार फाइल बनाते थे, जावा आर्चिव बोलते हैं जार, ऐसी होता है वार। बाइट कोड का जो कलेक्शन होता है तो वो जार में आता है। जितनी भी जावा की लाइब्रेरीज हैं, बने बनाए पैकेज हैं, वो सब जार में आते हैं क्योंकि वो बाइट कोड कलेक्शन है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन है तो हमें बनाना होता है वार। वार मतलब वेब आर्चिव, जार मतलब जावा आर्चिव। जावा आर्चिव मतलब बाइट कोड का कलेक्शन, और वेब मतलब वेब एप्लीकेशन, मतलब उसके अंदर वेब एप्लीकेशन रिगार्डिंग सारी फाइल्स होती हैं। तो वी हैव टू क्रिएट द वार फाइल ऑफ these files and folders. We have to create a var file of it. अब वो कैसे बनेगी? उसके लिए कमांड है, cmd कमांड है। अभी तो कमांड यूज करेंगे, बाकी इक्लिप्स पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बटन दबाओ अपने आप बन जाता है, बट वी विल डू इट मैन्युअली राइट नाउ। तो एक कमांड के थ्रू बताता हूं आपको। तो यहां पर आपको जो पब्लिक फोल्डर के अंदर रहना है, ठीक है, जहां पर आपको HTML फाइल दिख रही है। अब यहां पे cmd अपने ओपन करना है, सब हटा के पूरा ब्लैंक कर दिया ना ये एड्रेस बार। अब यहां पे लिखो cmd और एंटर, तो एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कोर जावा में होती थी। ये हो गई कमांड विंडो ओपन। अब यहां मैं एक कमांड लिखूंगा जिसे आप नोट डाउन करेंगे या मेरे साथ आप टाइप कर लें। तो कमांड हमेशा जार से स्टार्ट होगी, लिखना जार ही है, गलत नहीं लिखा मैंने। जार cf का मतलब है क्रिएट फाइल स्पेस जो भी वार फाइल का नाम आपको देना है, जो भी आपने वार फाइल का नाम देना है वो आप वार फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे क्या नाम देंगे वार फाइल का? मैं दे रहा हूं फर्स्ट ऐप डॉट वार स्पेस स्टार, स्पेस देना ना भूलें। ये कमांड लिखिए, ठीक है, यहां तक डन हो गया सर। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आप यहां देखिएगा एक फाइल बनेगी, इधर ये बन गई फाइल। लेकिन इसने बोला एक एरर, ये एरर सर आपके सिस्टम में भी आ सकता है। गुड, जार cf फर्स्ट ऐप डॉट वार स्टार लगाने पर जार नॉट रिकॉग्नाइज करके इस तरह का एरर आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें एक काम करना होगा अगर ये एरर आया है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जार की जो कमांड है ना, इसका पास सेट नहीं हो पाता है, कई सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हो जाता है, कई बार करना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, एरर आई गया है तो बता देता हूँ क्या सॉल्यूशन है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसका सुनिए अब। तो अगर इस तरह का एरर आ गया है, जार इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल कमांड, तो आपने इसे बंद कर देना है cmd को। स्टार्ट मेनू में जाइए, यहाँ लिखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये आ गया सर। व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये सब में कॉमन है, चाहे कोई हो वैसे आपका। और ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में एनवायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर ये विंडो आएगी। अब यहाँ पर एक काम करना है, इथे सिस्टम वेरिएबल्स में न्यू बटन दिख रहा है, ये इस पे क्लिक करो, ये विंडो आ गई। ये नीचे वाला न्यू, ये वाला न्यू बटन क्लिक करने से आई ये विंडो। अच्छा, ये आ गया। अब क्या करना है? अब आपको जो वेरिएबल नेम वाला जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ पे आपको लिखना है पाथ, ठीक, जस्ट टाइप पाथ, स्मॉल लेटर में पाथ टाइप करिए। और सेकंड जो बॉक्स है इसमें आपने करना है कॉपी पेस्ट। क्या बताता हूं ना, सी ड्राइव में आ जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके जो भी यूज होता है। पाचे टॉमकैट में कौन सा जेबी यूज करता है? 18, मेरे सिस्टम में 2 है ना, तो मुझे समझना पड़ता है, आपके सिस्टम में शायद 1 होगा। और जो भी जेडीके उस समय लिंक हुआ होगा वो, और उसके बिन में जाकर यहाँ तो ऊपर पाथ है, दोबारा बता देता हूँ, सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके जो भी वर्जन का आप यूज कर रहे हैं, और बिन फोल्डर में, और ये पूरा पाथ यहाँ से कर लो कॉपी। कर लिया? कॉपी करके इसे कर दो बंद, और यहाँ कर दो उसे पेस्ट। अब आता सर ये सब कैसे खुला ना, यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो स्टार्ट मेन्यू में जाइए, जरा सुनो, और यहाँ टाइप करिए क्या? एनवायरमेंट वेरिएबल। सीधे आप एनवायरमेंट सेट करो, हटाओ, ये टाइप करो, ये आएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। बाकी इस विंडो पे क्या करना है? बस ओके। अब इस विंडो पे ओके प्रेस करिए, काम हो चुका है बस। अब वापस उस फोल्डर पे आ जाओ जहां कोड था, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? cmd, वैसे दोबारा से cmd ओपन करेंगे और फिर से वो कमांड लिखेंगे, जार cf फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट ऐप जो आप नाम दोगे उसमें स्पेस मत देना प्लीज, फर्स्ट ऐप डॉट वार स्पेस स्टार, एंटर प्रेस करिए। अब एक वार फाइल बन गई सर, अब एरर नहीं आया इस बार, और आपके सामने एक फाइल बनी फर्स्ट ऐप डॉट वार। यही चाहते थे हम, मतलब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। ये सब नहीं करना पड़ता अगर इक्लिप्स यूज कर रहे होते तो,
लेकिन वहां पता नहीं चलता क्या हुआ। तो पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, हमारी वार फाइल बनी मतलब एप्लीकेशन तैयार हो गई। अब ये फाइल हम लोग उस सर्वर को दे देंगे जहां हमारा लाइव करनी होगी, जब भी कभी आगे चले फ्यूचर में भी लाइव करना होगा तो यही वार फाइल चाहिए होती है। वार फाइल बन गई है भैया। अब जब वार फाइल हमारी रेडी हो गई है तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इसे सर्वर में डिप्लॉय करेंगे और फिर सर्वर में इसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। तो अब यहां पर हम सर्वर में जहां लॉगिन कर रखा था हमने उस पेज पे हैं, ठीक। और यहां पर एक ऑप्शन है वार फाइल टू डिप्लॉय और यहां पे चूज द वार फाइल का ऑप्शन है। अब जब बटन प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुलेगी और वहां पे वार फाइल आपको डी ड्राइव में एडवांस जावा के अंदर जहां भी वार फाइल है ये रही, इसको कर लिया हमने सेलेक्ट। ये कह रहा है फर्स्ट वार फाइल सेलेक्ट हो गई है और डिप्लॉय वाला बटन दबा दो। डिप्लॉय बटन दबाते यहां पे लिख के आएगा फर्स्ट ऐप और ये आना चाहिए स्टेटस रनिंग स्टेटस ट्रू। बस ये ध्यान देना है ट्रू है कि नहीं। अगर ये फॉल्स आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपकी ऐप के सामने अगर फॉल्स आ गया, आपकी ऐप का नाम ये रहा, या आपकी ऐप है उसके सामने यहाँ ट्रू होना चाहिए। अगर आपकी ऐप के नाम के सामने यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि तुमने अपना जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो गलत कर दिया, कुछ फाइल के नाम सही नहीं लिख पाए हो या फोल्डर का नाम कहीं गलती हो गई। अब जब डिप्लॉय हो गया तो अब आपने नए टैब में जाना है और अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है, क्योंकि अब ब्राउजर वाला क्लाइंट साइड वाला काम आ गया, सर्वर साइड वाला खत्म। सर्वर साइड वाला खत्म, आप एक एप्लीकेशन बनाकर सर्वर में डिप्लॉय कर चुके हो। अब क्लाइंट साइड वाला आ जाएगा, ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट कैसे एक्सेस की जाए। अब इसी ब्राउजर में कर लेते हैं एक्सेस। कौन नया ब्राउजर खोले, यहीं से कर लेते हैं। क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट 8585// ऐप का नाम, क्या नाम था ऐप का, फर्स्ट ऐप, और फिर स्लैश पेज का नाम, क्या नाम था पहले पेज का, first.html, एंटर मार देना बस। और जैसे ही आपने अपने सर्वर का नाम बताकर, ऐप का नाम बता के, पेज का नाम बताया, सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने first.html ढूंढा, मिला तो उसका आउटपुट दे दिया, यही था आउटपुट। आ गया ना। इस पे क्लिक करूंगा सेकंड पेज खुलेगा, सेकंड पेज पे क्लिक करूंगा फर्स्ट पेज खुलेगा। तो दोनों पेज हमारे बड़ी आसानी से हमारे लोकल होस्ट सर्वर में रन कर रहे हैं। My website is working fine. I am able to access it. How to access, how to deploy, how to create, everything is done. आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।